हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 3 हमने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये दूसरी वीडियो है। हमने फर्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने किया था मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा के बारे में हमने जाना था। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, जो हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, यानी कि जो पहली वीडियो थी इस चैप्टर की उसमें हमने कर लिया था। अब इस वाली वीडियो हम दो मेथड और करने वाले हैं जिनका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। तो एक बार नज़र डालते हैं हमने क्या क्या किया था। पहली वाली वीडियो में हमने मीनिंग पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डाटा का, प्राइमरी डाटा के बारे में हमने जाना, सेकेंडरी डाटा के बारे में हमने जाना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कैसा मेथड होता है। जो हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं उसका ये मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स हमने पढ़े थे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमने जाना कि हम डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करते हैं जाकर, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है या फिर जिस बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, हम डायरेक्ट वहाँ जाते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक। अब आगे अब वीडियो, ये वाली जो वीडियो है इसमें हम आगे दो मेथड और करने वाले हैं जिनका नाम है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का जो दूसरा मेथड है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पहला हमने कर लिया डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब है इनडायरेक्ट। पहले हम डायरेक्टली जा रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अब हम इनडायरेक्टली यहाँ पे ओरली इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे, इसके बारे में रीड करते हैं थोड़ा। When the informant is reluctant to supply information, the method of indirect oral investigation can be followed। जब जो इन्फॉर्मेंट है, जो हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है, वो उस समय वहां पर नहीं आ सकता या फिर वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस द विटनेस और थर्ड पार्टीज हु आर इन टच विद द इन्फॉर्मेंट। हमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान से जाके पूछताछ करनी है, ठीक। वो हमें नहीं दे सकता वो इन्फॉर्मेशन जो हमें उससे चाहिए, या फिर वो कुछ छुपा रहा है हमसे, नहीं बताना चाह रहा है, या फिर कुछ भी है, वो नहीं है, इस एबल नहीं है वो कि हमें वो इन्फॉर्मेशन दे सके। तो हम जो है, जो इन्वेस्टिगेटर होगा यानी कि हम अप्रोच करेंगे विटनेस को या कोई थर्ड पार्टी को, उसके जो टच में रहता होगा इंसान, वो उसको, ठीक है। जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन के जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी थी उसके टच में जो भी लोग होंगे, हम उनसे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरा, ठीक है। The enumerator interviews the people who are directly or indirectly connected with the problem under study। वो जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिस चीज की हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके साथ उस प्रॉब्लम के समय कितने लोग वहां थे, वो सारे उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने। इमेजिन दैट एन इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड टू स्टडी द हैबिट ऑफ ड्रग्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि जो लोग हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो ड्रग्स वाली हैबिट में फंस चुके हैं। द रेस्पोंडेंट्स में नॉट गिव द ट्रू अकाउंट ऑफ द सिचुएशन। तो जो रेस्पोंडेंट है, जिससे हम इन्वेस्टिगेट करने गए हैं, वो हमें सही जानकारी नहीं दे रहा है उस सिचुएशन की। इन सच अ केस द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट प्रैक्टिसेबल बिकॉज ऑफ द अनविलिंगनेस और रिलक्टेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो सही से आंसर नहीं दे रहा है, जो हमें चीज चाहिए, जो हमें जानना है, वो नहीं बता रहा है वो, ठीक है। रिलक्टेंट है, अनविलिंगनेस है उसमें, ठीक है। टू गेट द इन्फॉर्मेशन द इन्वेस्टिगेटर हैज टू कॉन्टेक्ट द पर्सन हु आर क्लोज टू द रेस्पोंडेंट लाइक फ्रेंड्स। जो जिससे हमें पूछताछ करनी थी, जो उसके टच में लोग होंगे, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके नेबर्स हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको उसके बारे में पता हो, उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो, उन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हैबिट्स में थे ड्रग्स की, उनके बारे में कुछ पता हो, हम उनसे आगे वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। द इन्वेस्टिगेटर टेक्स दीज पर्सन्स इनटू कॉन्फिडेंस एंड इंटरव्यूज देम। तो जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो इन सारे लोगों पर निगरानी रखेगा, उनसे सब कुछ पूछताछ करेगा और इंटरव्यू उनका लेगा। थ्रू वेरियस क्वेश्चंस ही ट्राइज टू फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट द रेस्पोंडेंट। अब वो उन रेस्पोंडेंट के बारे में वो जानेंगे सब कुछ, जो भी हमें बता रहा है, ठीक है। वो पर्सन तो हमें नहीं बता रहा, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके नेबर्स हैं, उनसे हम सारी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। उनसे हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे और वो हमें सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो ये था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जानते हैं इसके फायदे और नुकसान, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। हम इसको यूज कर सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो है वो लार्ज हो तब, ठीक है।
इट इज़ अ सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत सिंपल और कन्वीनियंट मेथड है इन्वेस्टिगेशन का। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड सेव्स टाइम मनी एंड लेबर, ये इकोनॉमिकल है, ठीक है, इससे टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और लेबर भी बचेगी, ठीक। मोर कॉम्प्लेक्स डाटा कैन ऑल्सो भी एनालाइज, अच्छा हमारी लेबर कैसे बचेगी, क्योंकि मैं गया हूँ इन्वेस्टिगेशन करने, ठीक है, वो पर्सन मुझे नहीं बता रहा है, तो क्या हुआ, उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, बाकी लोग जो हैं, जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जानते होंगे, ठीक है, उनसे मैं सारी जानकारी ले लूंगा, तो मुझे किसी लेबर वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक। मोर कॉम्प्लेक्स डाटा कैन ऑल्सो भी एनालाइज, जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा होगा उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ये थे इसके फायदे। आगे बढ़ते हैं नुकसान की तरफ, जो इसका नुकसान नंबर 1 है, यानी कि इसका डीमेरिट है। एज द इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर पर्सन्स और पार्टीज, देयर रिमेन्स पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे से ले रहे हैं, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, वो हमें बता नहीं रहा है ठीक से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, हम उससे नहीं ले रहे हैं फिलहाल इन्फॉर्मेशन, उसके जो साथ के लोग हैं उनसे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिले उनसे, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिले, यहाँ पे चांसेस बनते हैं, ठीक। डिमेरिट नंबर 2, द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द इन्फॉर्मेंट विल अफेक्ट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर कोई केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहा है वो, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा एटीट्यूड है जो केयरलेसनेस शो कर रहा है, तो वहां पे जो हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी पर असर पड़ता है। एक्यूरेसी मतलब 100% श्योरिटी, या फिर कहें तो 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें वहां नहीं मिलेगी, तो उस पर एक्यूरेसी पर अफेक्ट पड़ेगा एक केयरलेस एटीट्यूड का इन्फॉर्मेंट के। विटनेस में कलर द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जो विटनेस है वो कलर कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन को अपने खुद के इंटरेस्ट के थ्रू, मतलब कुछ भी कहानी वो बना सकता है, ठीक। विटनेस यानी कि जिस पर्सन से हमें पूछताछ करनी थी उसके साथी, क्योंकि वो हमें नहीं बता रहा है, उसके फ्रेंड्स या नेबर्स, उसके रिलेटिव से हम पूछताछ कर रहे हैं, विटनेस से पूछताछ कर रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें गलत इन्फॉर्मेशन बता सकता है, गलत एक कहानी में उलझा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिमेरिट बन जाता है ये नंबर 3। आगे है, इफ द इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द डाटा सप्लाइड बाय अ सिंगल पर्सन, द ट्रू इन्फॉर्मेशन में नॉट बी कलेक्टेड, हेंस कॉन्टेक्टिंग मैनी पर्सन बिकम नेसेसरी। क्या कह रहे हैं यहाँ, अगर जो इन्फॉर्मेशन हमने किसी पर्टिकुलर डाटा की कलेक्ट की है उस सिंगल पर्सन से, अगर वो ट्रू नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ठीक, अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली, या फिर वो सिंगल पर्सन जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो नहीं दे पा रहा हमें इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें उसके और ज्यादा जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, जो भी उसके जान पहचान वाले लोग हैं, उनसे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को हमें उसमें उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना पड़ेगा, तो ये एक डिमेरिट बन जाता है, क्योंकि हम किस किस को इकट्ठा करेंगे, हमें उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, लोगों को इकट्ठा करने में, उन लोगों को कांटेक्ट करने में, उस सारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो थी उस पर्टिकुलर डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो ये एक डिमेरिट बन जाता है, लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा हमें, काफी सारे लोगों को, क्योंकि हमें जो सिंगल पर्सन है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, या फिर वो हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल नहीं है, या कुछ भी कह लो, ठीक है, तो ये एक डिमेरिट बन जाता है उसका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का, ठीक। आगे हमारा आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब ये थर्ड मेथड है, 2 मेथड हमारे हो चुके हैं, थर्ड मेथड में हमारा आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पॉन्डेंट्स। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्डेंट से कलेक्ट नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो भी रेस्पॉन्डेंट यानी जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करता है। द टास्क इज हैंडेड ओवर टू अ फ्यू पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डेंट्स। मान लो मुझे किसी से जाके इन्वेस्टिगेट करना है, किसी से जाके हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं उससे जाके इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, मैंने अपने कुछ साथी भेज दिया या कुछ ग्रुप भेज दिया एक लोगों का, वो गए उसके पास, उस पर्सन के पास, उन्होंने उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब ली, ठीक है। मेरा काम क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन जो मैंने लोग भेजे थे उनसे लूंगा मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था इस मेथड का काम। दे डू दिस अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे एंड इंटरेस्ट, वेज एंड टेस्ट। वो ये सारा काम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, अपने तरीकों से करेंगे, अपने टेस्ट से करेंगे वो ये सारा काम, ठीक है। मेरा काम क्या था, मैंने अपने साथियों को भेज दिया कि भाई तुम्हें वहां जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, बाकी वो काम कैसे करेंगे वो उनकी खुद की मर्जी है, ठीक है। द मेथड इज सुइटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये वाला मेथड हम कब कब यूज कर सकते हैं, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो, या फिर व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तब, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। मैंने इन्फॉर्मेशन ली लेकिन अपने साथियों को भेजकर मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई, ठीक है। तो ये था मेथड इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब आते हैं इसके फायदे और नुकसान पे।
जो इसका पहला मेरिट है या पहला फायदा कहें तो वो है इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मतलब इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, केयरफुली या फिर एफिशिएंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपेंसिव मेथड है इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि एक बड़े लेवल पर हम इसको कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फार ऑफ एरियाज। ये बहुत कन्वीनियंटली हम इस मेथड को यूज़ करके बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा इसका मेरिट है। थर्ड है इट इज़ यूजफुल वेयर द इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जरूरी है कब, जब हमें इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 इसके थे फायदे। आगे बढ़ते हैं इसके नुकसान की तरफ। फर्स्ट है देयर इज अ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इन डाटा। यहाँ पे ओरिजिनलिटी की, जो डाटा की ओरिजिनलिटी है उसमें कमी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद जाकर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी है, मैंने अपने साथियों को भेजा था कि कलेक्शन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ, तो वहाँ पे जो उसकी ओरिजिनलिटी है इन्फॉर्मेशन की वो कम हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कुछ डुप्लीकेशन वर्क हुआ हो उसमें, या फिर पूरी तरह से वो ओरिजिनल ना हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन कैन बी बायास्ड। जो इन्फॉर्मेशन है वो बायास्ड हो सकती है। बायास्ड मतलब वो मैंने जो लोग भेजे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, हो सकता है वो क्वेश्चन करें ही ना लोगों से, वो वहाँ पे उस तरह से सर्वे करें ही ना, अपने हिसाब से कुछ भी रिपोर्ट बना के मुझे दे दें, ठीक है। तो वो बायास्ड हो सकती है, बिना किसी उनकी मेहनत करे, बिना कोई तहकीकात करे, कोई इन्वेस्टिगेशन करे, बिना वो डाटा कुछ इस तरह से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन बायास्ड भी हो सकती है। ये इसका नुकसान है, क्योंकि मैंने लोगों को भेजा है, मुझे नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज जनरली वेरी लो। वो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, मतलब वो रिपोर्ट पूरी तरह से 100% करेक्ट है या नहीं, उसकी जो एक्यूरेसी है वो पूरी लो हो जाती है। यहाँ पे लो होने के चांसेस हैं। क्यों? वही रीज़न है क्योंकि मैं खुद नहीं गया हूँ वो कलेक्ट करने डाटा, मेरे साथ ही गए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो लो हो जाती है। इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल मे बी आउट ऑफ डेट। जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है वो आउट ऑफ डेट हो सकती है, वो अपडेट नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आउट ऑफ डेट वो इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल हुई है हमें वो आउट ऑफ डेट हो सकती है, ठीक। देयर में नॉट बी यूनिफॉर्मिटी इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, यानी कि कहें समानता नहीं होगी उस इन्फॉर्मेशन में या फिर उस डाटा में, क्योंकि वो लोग कलेक्ट करने गए थे, वो ज़्यादा लोग थे, तो सब ने अपने हिसाब से अपने अपने तरीकों से वो सर्वे किया, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। अगर मैं अकेला गया होता, मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती, तो सारी जो भी पूरा डाटा था उसमें एक समानता होती, ठीक है, सब एक जैसा होता, एक ही तरीके से मैंने पूरा वो मैनेज किया होता। लेकिन जब सारे लोग गए हैं तो उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको मैनेज किया होगा, अपने अपने तरीके से सब कुछ हैंडल किया होगा, अपने तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी पूरे डाटा में, ठीक है। तो ये थे इसके मेरिट्स डिमेरिट्स। हमने इन्फॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट से एक मेथड पढ़ा इसमें, और हमने पढ़े इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बारे में और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने अभी पहले भी बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, तो 3 मेथड हमारे हो गए हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो समझ आई होगी। क्लास 11th में भी यही चैप्टर था, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। अगर आपका कोई प्रिय भाई बहन बंधु कोई भी हो तो आप उसके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। ये मेथड्स क्लास 11th में भी थे, और आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 3 में ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो आगे जो चैप्टर बचा है वो आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।